हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की क्लास हम राष्ट्रपति का देखेंगे। राष्ट्रपति का ए टू जेड जितना भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो सभी देखेंगे। मतलब भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, अध्यादेश, वेतन कितना है, भत्ता कितना है, किस संशोधन के अधिनियम कौन सा अधिकार दिया गया, विशेषाधिकार क्या है, सजा माफ करना या कम करने का अधिकार क्या है, संयुक्त अधिवेशन क्या है, आपातकाल क्या है, यह सभी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदन के दोनों सदनों, राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो अब इसमें क्या क्या हो गया? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्रशासित प्रदेश है उसका भी निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होगा। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई समस्या आ जाए तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला अंतिम माना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, मतलब राष्ट्रपति निर्वाचित चुनने के लिए उसकी क्या क्या अर्हताएं होना चाहिए। तो भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हुआ हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। यह सभी अनुच्छेद 58 में कहा गया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। जमानत राशि की बात किया जाए तो जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी जमानत राशि खो देगी, यानी कि जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब कितने वर्ष तक अपने पद पे रहता है, इसकी चर्चा किया गया है कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि उस पर कोई महाभियोग जैसे कोई प्रक्रिया न हो। अनुच्छेद 56 के 1 के क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। मतलब राष्ट्रपति को अपने पद से रिजाइन देना हो तो अपना त्यागपत्र, रिजाइन लेटर उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा का अध्यक्ष को
तुरंत देता है। अनुच्छेद 56 के 2 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या के तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। मतलब इसका जो लेखा जोखा अभी भी 1971 के जनगणना के अनुसार ही चल रहा है। 84वें संविधान संशोधन 2001 में यह कहा गया कि 2026 तक जो 1971 के जनगणना के अनुसार निर्धारित किया गया था वही कायम रहेगा। 2026 के बाद इसमें संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 59 के 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। मतलब वह किसी भी सदन का सदस्य हो, जिस दिन वह राष्ट्रपति बन जाता है, राष्ट्रपति का शपथ ले लेता है, उस दिन से उस सदन का जहां पहले था वह रिक्त समझा जाएगा और उसका काउंटिंग राष्ट्रपति के पद पे स्टार्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 60। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपये। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। किस निधि से? संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 56 के 1 के ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाता है। अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। और अनुच्छेद 61 के 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने का प्रस्तावित न किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब महाभियोग जब लगाया जाता है उससे पहले 14 दिन के अंदर उसको अपना लिखित देना होता है कि हम क्यों लगा रहे हैं महाभियोग, और उस पर कम से कम सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति किसी भी कारण से अपने पद से इस्तीफा या पद से हट जाता है, मैक्सिमम 6 महीना के अंदर उस पद को भरा जाना चाहिए। यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए गए की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा और 6 महीना तक या जब तक राष्ट्रपति नया नहीं बन जाता है तब तक उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति देखेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश या उनके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करेगा। मान लीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उसको हटा दिया गया और उपराष्ट्रपति का भी मृत्यु हो गया, तब कौन देखेगा? ये दोनों तो है नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इस कंडीशन में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसका कार्यभार देखेगा और वो भी न रही खुदा न खास्ते तब उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश उस राष्ट्रपति के कार्यभार को देखेंगे।
आर्टिकल 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकाकृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक धन विधेयक के अलावा कोई भी विधेयक हो तो उसको पूर्ण विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। लेकिन जो धन विधेयक रहता है उसको वापस नहीं करता है, उसको पारित ही करना पड़ता है। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा, वह साइन करेगा ही करेगा, उसको पारित करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है, उस पर साइन करेगा ही। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। धन विधेयक मतलब ये होता है, धन विधेयक आर्टिकल 110 के अनुसार पारित किया जाता है, जो राष्ट्रपति के मंजूरी पर ही, उसकी अनुमति पर ही लोकसभा में पारित किया जाता है और उसके बाद राज्यसभा में जाता है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसको पारित नहीं किया करता है तो स्वतः पारित माना जाता है और उस पर राष्ट्रपति साइन करेगा ही करेगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान किया गया है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। मतलब अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई भी परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इस तीनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास भी है। तो आशा करता हूं कि राष्ट्रपति से संबंधित सभी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट कीजिएगा आज क्लास कैसा लगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।